सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है बहुत ही वास्ट एनसीईआरटी मानी जाती है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं कुछ चैप्टर्स में इसको बांट दे रहा हूं। आप कुछ भी पढ़ाई करिए, लेकिन जब एनसीईआरटी आप 6 से 12 तक पढ़ते हैं तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब आपको उसको राइट डाउन करना है ताकि आप कम से कम समय में अपनी तैयारी को कर सकें, राइट। कम से कम समय में अपनी तैयारी को कर सकें। विपिन ने पूछा ज्योग्राफी ऑप्शनल आप ही पढ़ाते हैं? मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस और पीवी सर की लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हम इसके साथ जो है अपनी तैयारी करते रहेंगे। और आपको पता है कि 7 स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ मैंने कॉन्सेप्टर बैच शुरू कर दिया है, और उसके साथ हमारी एक आज बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन। तो पहला हमारा जो सेगमेंट है, जो हमें चैप्टर पढ़ना है, वो पहला ही चैप्टर हमारा 6 क्लास का है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो मैं आपको सभी चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा, आप इन चैप्टर्स का नाम लिखिए। तो पहला है क्या, कहां, कैसे और कब। पहला चैप्टर, इसको आपको सिर्फ रीड करना है थॉरली, ठीक है। यहां पे हम, और एनसीईआरटी का बैच 19 तारीख से शुरू हो रहा है, आप जानते हैं, तो आपको इसको थॉरली रीड करना है। दूसरा जो चैप्टर है, ऑन द ट्रेल्स ऑफ अर्लियर पीपल, लिखो। प्रारंभिक व्यक्ति, प्रारंभिक लोग, प्रारंभिक लोग। नेक्स्ट है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तीसरा चैप्टर है संग्रहणकर्ता से उत्पादक तक। ये वो हिस्सा था जहां पे हम सिविलाइज्ड होना शुरू हुए। सिविलाइजेशन के लिए एग्रीकल्चर हमारी पहली शर्त होती है, हमने यहां पर उस चीज को जोड़ लिया, संग्रहणकर्ता से उत्पादक तक। अगला है, जो शहर होते हैं वो गांव से जब शहर की तरफ हम जाते हैं तो हमारी आर्थिकी के विकास को बताता है। जब समाज बनता है तो इकोनॉमी डेवलप होनी शुरू होती है। जो चैप्टर है इन द अर्लियर सिटी, लिखो प्रारंभिक शहर। ये चैप्टर एनसीईआरटी का आपको इस मकसद के साथ पढ़ना है। आपको मैं चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाता जा रहा हूं, राइट। एनसीईआरटी को पढ़ा चुका हूं, जो लोग बच्चे नहीं जानते हैं वो इसको आप देख सकते हैं। इतने चैप्टर्स में ही आपको एनसीईआरटी का पूरा कोर मिल जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी हिस्ट्री बहुत बिखरी हुई है, बहुत वास्ट है। उसको हमें टू द पॉइंट जो है वो लेकर आने हैं, ठीक है। ये न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर बोल रहा हूं, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है ये। दिस ऑल चैप्टर्स कम अंडर न्यू एनसीईआरटीज। नेक्स्ट वन, व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल्स आर, लिखो पुस्तकें और कब्रें हमें क्या बताती हैं। ये चैप्टर यानी एविडेंसेस, यानी यात्रियों के क्या दस्तावेज रहे, क्या इंपॉर्टेंस रहा, इसके बारे में। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, लिखो राज्य, राजा और प्रारंभिक गणराज्य। राज्य, राजा और प्रारंभिक गणराज्य। रिपब्लिक शब्द को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी मोनार्की थोड़ी सी अलग रही है। हम लोग गणराज्य के रूप में हमेशा इस रूप में जाने गए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन, सातवां जो आपको चैप्टर पढ़ना है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, लिखो नए प्रश्न और विचार। आठवां टॉपिक है जहां से टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री शुरू होता है, अखंड भारत की नींव की बात आती है, राइट। मैं यहां टॉपिक की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स। आपको इतने टॉपिक्स छोड़ने नहीं है। इन टॉपिक्स में एनसीईआरटी में गहरे जो है मतलब छुपे हुए हैं। अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग करनी तो आपको इसके अतिरिक्त आप पूरी किताब पढ़िए, आपके पास टाइम है, आप पेज बाय पेज पढ़िए, दैट इज वेरी गुड। और अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो एनसीईआरटी आंदोलन एडवांस शुरू हो रहा है, उसके साथ भी जा सकते हैं। बट यहां मैं बता रहा हूं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, राइट, तो आप इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ेंगे। ये चैप्टर के अंदर के भी टॉपिक्स हो सकते हैं, लेकिन इनके यहां क्वेश्चन आए हुए हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आठवां जो हमारा टॉपिक रहेगा, राइट, वो रहेगा तुम्हारा अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर। अब यहां पर जो है इस शब्द का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। जैसे मेरे जो बच्चे होंगे जो इस समय हिस्ट्री मेरे साथ पढ़ रहे होंगे, तो हु गेव अप द वॉर यानी कि अशोक महान जिसने युद्ध को त्याग दिया, अशोक महान जिसने युद्ध को त्याग दिया। तो मैंने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा पढ़ाया था, राइट। अहिंसा का कॉन्सेप्ट, मैंने अहिंसा का सिद्धांत पढ़ाया।
तो आज मेरे स्टूडेंट ये अहिंसा का सिद्धांत जो वेस्टर्न थॉट्स है उससे अलग होकर भारतीय परंपराओं में वो इस चीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अशोक को महान तब कहा गया जब अशोक ने तलवार को रख दिया और वहां से उसने प्रशासन, प्रजा की भलाई, धम्म, अहिंसा के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। तो तुम्हें यहां पर हम हिस्ट्री के रूप में इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, अरे अशोक की लड़ाइयां ना। हमें जो बेसिक पढ़ना है कि भारत की भूमि जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसमें अहिंसा के सिद्धांत, सबको प्यार करने का जो सिद्धांत है, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जो लोक कल्याण नीति है जो हमारी, यानी कि जो वेलफेयर है, वो हमें कोई वेस्टर्न से सीखने की जरूरत नहीं है। वेस्टर्न हमसे ले सकता है। मेरे स्टूडेंट को आज पता होगा कि वेस्टर्न में आप डिक्शनरी उठा के देखें, नॉन वायलेंस का मतलब उनके यहां क्या है और नॉन वायलेंस का सही मतलब जो है वो हमारे यहां क्या है। तो हम बहुत ही डेप्थ में जाते हैं, हम बहुत ही गहराई में इस चीज को जो है वो समझते हैं। तो ये जो है अशोक को इस रूप में समझना है, और इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि आगे चलकर जब गांधी आते हैं, भारत का अहिंसा आंदोलन होता है, हमारा बाबा साहब हमारा संविधान बनाते हैं, तो इन सब दौरान में जो अहिंसा, जो सभी को साथ लेकर चलने की बात है, जो प्रेम है, जो एक परिवार की भावना है, यही भारत की वो कोर चीज है जो वेस्टर्न नहीं समझ पाता है। वेस्टर्न जब देखता है तो भारत में गरीबी दिखाई पड़ती है, विलगाव दिखाई पड़ता है कि इतनी बोली, भाषाएं, लोग, जाति, धर्म है। वो भारत को एक इकाई के रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाता और कर भी नहीं पाया था। इस चैप्टर को अगर सही रूप में पढ़ा और पढ़ाया जाए तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा कि भारत का जो एक अदृश्य धागा है, जो मतलब हमें, हमारी पहचानें अलग है। देखो, पूजा पद्धतियां अलग है, धर्म अलग है, क्षेत्र अलग है, भाषा अलग है, बोली अलग है, रंग रूप अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, कश्मीर के लोग अलग है, साउथ के लोग अलग है, मध्य भारत के लोग अलग दिखाई पड़ते हैं। लेकिन एक सूत्र है इनमें, जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आता है वो सूत्र एकदम आपस में जुड़ जाता है। तो वो सूत्र क्या है, वो थ्रेड क्या है हमारा, वो समझने के लिए इतिहास हमें बहुत मदद करता है, बहुत जानकारियां हमें देता है। और जब तक तुम इस थ्रेड को नहीं समझोगे तब तक अनेकता में एकता का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाओगे क्या है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि अनेकता में एकता, और वेस्टर्न यही नहीं समझ पाया, इसीलिए वो भारत के ऊपर प्रश्न उठाता है कि भारत एक राष्ट्र नहीं हो सकता। और जो वेस्टर्न थॉट के लोग हैं वो हमेशा ही कहते हैं लेकिन अब वक्त भारत का है। मैंने पिछले भी कहा था, ये हमारा वक्त है, ये गौरवपूर्ण वक्त है। अगले 25 साल हमें पूरी संकल्प के साथ भारत को महाशक्ति बनाना है। जितने लोग मुझे सुन रहे हो, और पूरे गर्व के साथ कहना है। कुछ लोग कहेंगे अरे बहुत मुश्किल है, क्या बातें कर रहे हैं गुरुजी। अरे मुश्किल तो उस समय तब भी बहुत मुश्किल था जब चर्चिल ने गांधी से कहा था, अरे ये अधनंगा फकीर क्या ये आजादी दिला पाएगा। ले लिया ना, खत्म हो गई बात। हमारे जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोले क्या कर लेंगे, क्या क्या कर लिया उन्हें भी अंदाजा होगा। तो आप कभी भी भारत और राष्ट्र की शक्ति को कम करके मत आंकिएगा, ये हमारे अंदर निहित है। तो जब हम राष्ट्र को संदेह की नजर से देखते हैं तो राष्ट्र किससे मिलकर बनता है, राष्ट्र अपने लोगों से मिलकर बनता है। तो एक्चुअली में आप स्वयं को संदेह से देख रहे हैं। वक्त चला गया जब भारतीयों को संदेह की नजर से देखा जाता था। हम भी अपने आप को वेस्टर्न नजरिए से देखते थे, हमें लगता था वो जो कह रहे हैं वही सही है, बाकी सब बेकार है। अब ये भारत का वक्त है, और खुद पर जहां भी रहिए गर्व से कहिए मैं भारतीय हूं, और भारत की भूमि पे आप गर्व करिए। और कोई आपसे 50 कमियां गिनाए, बोले होने दो। आज मैंने यही पढ़ाया 7 स्टोरीज में, मैंने कहा होने दो। कोई भी राष्ट्र अपनी संभावनाओं पर आगे बढ़ता है, अपने उस होप पर आगे बढ़ता है, और हमारे पास बहुत बड़ी होप है। हमने तो इतनी लंबी संस्कृतियां जो है वो, इतना लंबा सफर इतिहास में तय किया है, आपको यहां पता चलेगा। इतना लंबा सफर तय कर लिया जहां पर कई सभ्यताएं आई और हमारे सामने ही खत्म हो गई, लेकिन हम अक्षुण्ण बने रहे। तो आखिर हमारी इस कॉन्टिन्यूटी के पीछे पावर तो होगा, क्योंकि जीवन का भी एक सिद्धांत है, जब ये प्राण डिसकॉन्टिन्यू हो जाते हैं तो शरीर बेकार हो जाता है। लोग इसको जाकर अग्नि में समर्पित कर देते हैं, दफना देते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति कभी दफनाई नहीं गई ना, ये अक्षुण्ण रही है, कॉन्टिन्यूअस रही है। तो इसका मतलब हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है। उस व्यापकता को महसूस करिए। भारतीय होने के नाते हर पल गर्व करिए, हर दिन गर्व करिए, और किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका मत दीजिए। और ये जब हमारे ऊपर विश्वास होगा कि हमारे लाख कमियां हो,
हम इन कमियों से निकलकर अपना जो भविष्य खुद निर्माण करेंगे, तभी राष्ट्र भी जो है वो क्या होगा, पल्लवित होगा, राष्ट्र की शक्ति आगे बढ़ेगी। ये बात याद रखिएगा। इतिहास हमें यही सिखाता है। अगला जो है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स, यानी कि हम जब एक साम्राज्य के रूप में आगे बढ़ते हैं, जब राजा प्रजा वत्सल्य हो जाता है, जब राजा जो है वो भलाई के लिए काम करता है, प्रशासन के लिए काम करता है, तो हमारे गांव और हमारे शहर वो सभी पल्लवित होने लगते हैं। आज हम बात करते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। हम वर्तमान में जो कुछ कर रहे हैं वो अतीत के साथ जोड़ रहे हैं। हिस्ट्री पढ़ने का दृष्टिकोण क्या है? हिस्ट्री पढ़ने का जो दृष्टिकोण है, इतिहास हमें बताता है कि भविष्य को कैसा होना चाहिए। इतिहास हमें बताता है कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस बात की आप गहराई समझिए। तो जो हमारे गांव पल्लवित हो रहे हैं, और हमारे कस्बों के बारे में 10 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, क्योंकि इनसे जानकारियां मिलती हैं और ये राज्य की कोर होते हैं, को व्यापारी, राजा और देशाटन। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए साम्राज्य और राजधानियां। कौन कौन से नए साम्राज्य हुए? क्योंकि राजनीति लगातार बदलती रहती है। अगला चैप्टर है बुक्स, बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स, पुस्तकें, भवन और चित्रकला। क्या दिखाती हैं ये? क्या इस चैप्टर समझ में आया? पुस्तकें हमें उस समय काल के बारे में बताती हैं, साहित्य के बारे में बताती हैं। भवन जो है आर्किटेक्चर बताते हैं कि कैसा जो है आर्किटेक्चर रहा होगा, कैसा यहाँ का समाज रहा होगा। और पेंटिंग्स बनाती हैं कि उस समाज के लोगों की जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है, वो किस रूप में है। राइट? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। हजार वर्षों के दौरान होने वाले बदलाव, लंबा समय काल होता है ये। देन अगेन न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, नए राज्य, नए राजा और राज्य। ये वो हिस्सा था जो हमारे प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट इंडिया का बेस बनाता है। हमारे प्राचीन भारत का ये बेस बनाता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पहला सेगमेंट रहा। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक को अभी जितना अभी एक साथ नहीं पढ़ना, अभी मेडाइवल और मॉडर्न अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमें करना है सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है। सबसे पहले प्राचीन भारत के बारे में बात करना है। अब इसको तुम्हें क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है, इस पर जरा हम जानकारी ले लेते हैं। हाउ टू रीड दिस, ठीक है। तो ये मान लो मैंने अभी आपको 14 टॉपिक बताए हैं। तो सबसे पहले कोई भी जो एनसीईआरटी की बुक है, बड़ा ध्यान से उसको लिख लो। तो इसमें सबसे पहले रीडिंग 1 करनी है, रीडिंग 1। तो इसमें क्या करना है, सिंपली एक पेंसिल ले लेना और इसको रीड कर लेना चैप्टर्स, ठीक है। इसको रीडिंग 1 कर लेना। इसको हम लोग कहते हैं कि थॉरो रीडिंग। जब पूरी कंप्लीट रीडिंग हो जाए, आपने एक बार इसको पढ़ लिया, तो फिर इसकी होगी रीडिंग 2। रीडिंग 2 में आप नोट्स बनाएंगे। यू विल गो थ्रू द नोट्स, ठीक है। नोट्स बनाएंगे और वहां पर आप इसके पॉइंटर नोट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर रीडिंग 3 में आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, इसको क्विकली रिवाइज करेंगे और एक इस पे हाइपर मार्क करेंगे। यानी जो इंपॉर्टेंट जो आप भूल रहे हैं उसको हाइपर मार्क कहते हैं। हाइपर मार्क मतलब एक रेड कलर का पेन ले लेंगे मोटा सा और उस पे आप निशान लगाएंगे, हाइपर मार्क, या फ्लैग बना लेंगे। जैसे पढ़ रहे और आप कुछ भूल गए, आपने याद किया था और आप भूल गए, तो उसमें फ्लैग बना लीजिए, रेड फ्लैग, इसको हाइपर मार्क कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये मतलब भूल गए हैं तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग कराने में ये योगदान देगा। तो जो चैप्टर्स मैंने अभी आपको इस फर्स्ट फेज में बताए हैं, उसको आपको क्या करना है, आपको 3 रीडिंग करनी है। रीडिंग 1 यानी कि सिर्फ उसका बेस देखना है, रीडिंग 2 नोट्स बनाने, रीडिंग 3 रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये 3 रीडिंग अगर आप करते हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप यू। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, खासतौर